हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश यादव और आज हम शुरुआत करेंगे सिक्स सेमेस्टर के ईडीपीआई या कह सकते हैं हम इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन सब्जेक्ट को, जो कि है ईडीपीआई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया। सॉरी, ईडीपीआई सेकंड, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड। ये सिक्स सेमेस्टर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं सिलेबस बता दूं। क्या सिलेबस है आपका? हम्म हम्म, तो ये देखिए, सिलेबस आपकी टोटल 4 यूनिट है इसमें, ठीक है। आपकी टोटल 4 यूनिट है, जिसमें सबसे पहले आप देखोगे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, जिसमें आपकी फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल और मॉनेटरी पॉलिसी है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ाएंगे। लेकिन पहले हम ये 3 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, सॉरी, पहले इन 3 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी जो आपकी 3 यूनिटें क्या है, तो आपने सेक्टर्स पढ़े होंगे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर पढ़ा होगा आपने एक, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते थे, तो बस यूनिट 2 में हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ना है पूरा। क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या इशू हैं, ठीक है, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। सेकंड आपका सेकेंडरी सेक्टर, या इसको हम कहते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसमें बेसिकली इंडस्ट्री के बारे में पॉलिसीज, परफॉर्मेंस, ट्रेंड्स क्या क्या हैं, क्या इशूज हैं, ठीक है, ये सब पढ़ना है। और लास्ट सेक्टर में हमें सर्विस सेक्टर, ठीक है, या टर्शरी सेक्टर कहते थे जिसे, ठीक है। तो आपको इसमें ट्रेड के ट्रेंड्स और पॉलिसीज को पढ़ना है, ठीक है। तो यही बस सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपकी यूनिट सेकंड से, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रूल्स क्या हैं, दिखाई देता हूँ, वेट। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन। काफी दिन बाद मैं नोट्स पे पढ़ा रहा हूँ, ओके ठीक है। तो सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड लैंड रिफॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशन। द कॉन्सेप्ट के इंस्टीट्यूशन क्या होता है सिंपल है, आपको पता होगा। और बस आज हम इतना सा ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स रखते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा 20 मिनट से ज्यादा के नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप देखते नहीं हो। तो फीचर्स, रोल, गोल्स एंड क्या क्या इशूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, तो आज हम इतना जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दूं, ये सिक्स सेमेस्टर के लिए है, ईडीपीआई जिसके पास है, इको डिसिप्लिन में सेकंड, ठीक है। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और ये मैंने इसीलिए सब लिख रखा है पहले, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि नोट्स बाद में सब ढूंढते हैं इधर उधर कि नोट्स मिल जाएंगे, क्या नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसी को इंस्टीट्यूशन कहते हैं। आपको पहले ही पता होगा, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसके अपने एक कोई ना कहीं रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है, या वही रूल्स ऑफ अ गेम ऑफ सोसाइटी होते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं रूल्स, ठीक है। फॉर्मल रूल्स जैसे स्टैट्यूट लॉ हो गए, कॉमन लॉ, रेगुलेशंस और रूल्स, ठीक है। इनफॉर्मल रूल्स में आपके कन्वेंशंस, कुछ नॉर्म्स कि कैसे बिहेव करना है, तो वो नॉर्म्स आपके हो गए, ठीक है। सेल्फ इम्पोज कोड्स ऑफ कंडक्ट। तो बेसिकली कुछ नहीं, इंस्टीट्यूशन एक कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अब देखो, यदि न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमीज की बात करें कि क्या इंस्टीट्यूशन को कहते हैं, तो वो कहते हैं कंबाइन करते हैं कई इकोनॉमीज को, लॉज को, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज को, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और अंडरस्टैंड करने के लिए क्या, सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस और कमर्शियल लाइफ को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो इसी में क्या गोल होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना गोल है। गवर्नमेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, उसका भी अपना गोल है कि कैसे रन करना है कंट्री को, क्या उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही हर एक इंस्टीट्यूशन का होता है। एक विद्यालय है, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लो, तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, उसका क्या काम है, क्या गोल है, स्टूडेंट्स को एजुकेटेड करना, ठीक है। अब उस एजुकेशन में क्या क्या देना, क्या प्रोवाइड करना, तो ये सब कौन बनाता है, तो वो इंस्टीट्यूशन। तो वैसे ही अब जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन की हम बात करेंगे ऑब्वियसली इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या क्या गोल है, तो वो एक्सप्लेन करता है व्हाट दे सर्व, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, क्या सर्व करेगा, हाउ दे चेंज, और क्या बदलाव आएंगे उससे, एंड हाउ इफ एट ऑल दे शुड बी रिफॉर्म, और उससे क्या क्या आगे जाके बदलाव आएंगे, वही सब,
ठीक है, तो आज हम सीधी बात, ये तो बस बता दिया ऐसे ही, किसी को इंस्टीट्यूशन से दिक्कत हो तो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। ये आएगा, इंस्टीट्यूशन 3 है एग्रीकल्चर में जो गवर्न करते हैं पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसमें आपका मार्केट हो गया, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसपे पूरा एक क्वेश्चन आता है। तो वो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज उससे पहले आपको फीचर्स, रोल, गोल्स एंड प्रॉब्लम्स को बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, इनकी यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि नहीं आता है, तो हाँ आता है। डायरेक्टली पूछा जाता है? नहीं, इनडायरेक्टली कई जगह ये काम आएगा। और साथ में कोई भी बड़ा एक क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें जो क्वेश्चन लिखा होगा उसमें नीचे कहीं ना कहीं एकदम लिखा होगा, हाँ साथ में इसके गोल्स भी बता दो एग्रीकल्चर के। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कभी कभी आ भी सकता है कि सारे एक साथ पूछ लिए जाएं, तो हाँ ये अपने आप में एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी की का कहीं ना कहीं बैकबोन है, या सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है इंडियन इकोनॉमी का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, या कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। फीचर्स की बात करते हैं तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, सबसे पहला फीचर कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें कई कई सारी क्रॉप्स होती हैं, फसल होती हैं, जैसे ये आपके सीरियल्स हो गए, नॉन सीरियल्स, ऑयल सीड्स, कैश क्रॉप्स हो गई, कई सारी कैश क्रॉप्स, जैसे जो आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा काम आती हैं, जैसे शुगर कैन हो गया आपका, ठीक है, जिससे शुगर बनती है। और भी कई सारे जूसेस में यूज होती है, ठीक है। कॉटन हो गई आपकी, जैसे कपड़े वगैरह, जूस, पोटैटो एटसेट्रा, ठीक है। तो आपकी कई सारी कैश क्रॉप्स भी होती हैं। दूसरा, यदि हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी एडवांस्ड है नहीं। कहीं ना कहीं हम आज भी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी या बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो आज भी कहीं ना कहीं रेनफॉल पे डिपेंड है, या फिर ऐसे ही नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट, स्टॉर्म्स, तो इन पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, ठीक है। यदि कहीं ड्रॉट आ गया तो काफी दिक्कत हो जाएगी, वहां पे फसल नहीं हो पाएगी, ठीक है। रेनफॉल अच्छी हुई तो अच्छी हो जाएगी आपकी जो भी क्रॉप्स है, और ज्यादा रेनफॉल हो गई तो और दिक्कत है, ठीक है। तो आज भी कहीं ना कहीं जो नेचुरल फैक्टर्स है इस पर डिपेंड करता है इंडिया का एग्रीकल्चर, ठीक है। कई सारे हिस्टोरिकल, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड भी हैं जो अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट को। अब यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कल्चरल की बात करें तो कल्चर में या रिलीजन आ जाता है, तो ठीक है, कई लोग होते हैं जैसे हिंदू कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हिंदू जो हैं, कई लोग हैं ऑनियन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, ठीक है। तो वो ग्रो ही नहीं करेंगे, वो अपनी जो खेत है उसमें प्याज को नहीं उगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको प्याज खाना नहीं है। या कई लोग ऐसे होते हैं, पंडित लोग हैं, ठीक है, या ऐसे कल्चरल हो गए, कुछ सोशल और कुछ हिस्टोरिकल होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं आपके एग्रीकल्चर आउटपुट पे। फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग जो है वो इंडिया में वे ऑफ लाइफ है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। वे ऑफ लाइफ है, ना कि कमर्शियल एक्टिविटी। लोग रहने सहने के लिए, अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए एग्रीकल्चर या फार्मिंग का यूज करते हैं, या इसको उपयोग करते हैं एज अ वे ऑफ लाइफ, रोजी रोटी के लिए, ना कि कमर्शियल एक्टिविटी की। हाँ, हमें ग्रो करना है, कई सारे हमारी फसल हो गई, अब उसको बेच के उससे पैसा कमाना है। तो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए या पर्पज के लिए हम कम यूज करते हैं फार्मिंग को। हम किस लिए करते हैं? अपने रोजी रोटी के लिए। तो ये काफी बड़ी इशू भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि हम कमर्शियल एक्टिविटी में इसको लेके जाएं तो काफी ज्यादा प्रॉफिट हम ला सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन होती है फार्मिंग में या एग्रीकल्चर में, वो आपकी कैसी होती है? सेल्फ कंजप्शन। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ कंज्यूम कर लेते हैं, ना कि हम उसको किसी और को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं उससे, ठीक है। तो ये एक इशू भी है इसमें, ठीक है। तो ये फीचर्स में भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, ठीक है। ये प्रॉब्लम में भी लिख सकते हो आप, और फीचर्स में भी, कि आज भी जो यहाँ पे मेथड्स यूज होते हैं कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए, वो क्या है? प्रिमिटिव मेथड्स को यूज किया जाता है। रोल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यदि हम रोल की बात करें तो क्या रोल है, क्या भूमिका निभाता है एग्रीकल्चर, जो इंडिया का एग्रीकल्चर है। तो देखो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 2/3, मतलब 2/3 हिस्सा, यदि हम 3 हिस्से करें तो उसका कम से कम 2 हिस्सा, मतलब बराबर ही 3 करेंगे, ठीक है। तो उसका लगभग 2 हिस्सा है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। यदि हम बात करें पॉपुलेशन में परसेंटेज की, तो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 68.8% जो पॉपुलेशन है वो आज भी कहीं ना कहीं, मतलब 2011 के हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें ही रहती है, ठीक है। शेयर्स की बात करें, नेशनल इनकम की शेयर की, तो देखो, मेन सोर्स ऑफ अवर नेशनल इनकम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर था। अब इतना नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें 1950 से 51 में, तो 50% से भी ज्यादा
जो इनकम होती थी हमारी नेशनल इनकम, वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही देता था। 2014 से 15 की बात करें तो 17.4%, जो कि कम हुआ है। इंडिया की जीडीपी में इतना हिस्सा है। यदि हम वही टू फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो ये भी लगभग 18.4% है। ठीक है, तो अब पहले से कम हुआ है। क्यों? क्योंकि अब सर्विस सेक्टर बढ़ गया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा बहुत बढ़ा है, सर्विस सेक्टर ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ जो लोग थे वो अधिकतर उधर चले गए, या उसमें ज्यादा ग्रोथ आ गई। ठीक है, डेवलपमेंट हो गया, अच्छी बात है वो भी। लेकिन ये पहले से यहाँ कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम हुआ है। यदि हम बात करें अदर कंट्रीज की, तो अदर कंट्रीज में जो शेयर्स है नेशनल इनकम में, या उनके यहाँ जीडीपी को जो भी कहते हो, तो यूके की बात करें तो 2% है। ठीक है, ये पुराना डेटा 2011 का है, लेकिन यदि मैं 2021 की बात करूं तो यूके में सिर्फ 0.5% जीडीपी में हिस्सा है एग्रीकल्चर का। यदि वहीं मैं यूएसए की बात करूं तो वो 5.4% है, जो कि पहले 4% था, ये बढ़ा है। ओके, अच्छा है। जापान की बात करें तो ये सिर्फ 0.95 है, 0.95% जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा, जो 2011 के समथिंग 5% था। ठीक है, तो ये इतनी डिपेंडेंट नहीं है एग्रीकल्चर पे। लेकिन वहीं इंडिया की बात करें तो 18.4% जीडीपी में हिस्सा, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये कम है। आप ये जो डेवलप्ड कंट्रीज या एडवांस कंट्री है उससे आप कंपैरिजन करोगे तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है वो ज्यादा है आज भी। रेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी, तो ये तो भूमिका आप इससे समझ सकते हो कि इंडियन एग्रीकल्चर की भूमिका कितनी ज्यादा है। ठीक है, नेशनल इनकम में भी। ठीक है, तो ये यही तो पढ़ रहे हैं अभी हम, रूल्स क्या रोल है, क्या भूमिका इंडियन एग्रीकल्चर का। तो इसी में आगे देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो रेजेस एम्प्लॉयमेंट, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर, तीनों सेक्टर में, क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में यदि हम ये देखें सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ है या एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, लोग कहाँ काम कर रहे हैं, तो वो आपका प्राइमरी सेक्टर है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा है। लगभग 48.9% है 2015 टू 16 के डेटा के हिसाब से। आज भी लगभग 50% के समथिंग जो डेटा है आपका एम्प्लॉयमेंट को देख कर, लगभग 50% पॉपुलेशन जो आपकी है एम्प्लॉयमेंट वाली पॉपुलेशन, वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में है। ठीक है, वहीं हम बात करें यूके यूएसए की बात करें तो यहाँ सिर्फ 2% है। ठीक है, ये उसी इसी समय का डेटा है। लेकिन यूएसए अब शायद बढ़ गया है, 2021 की बात करें तो 10.4% हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए उस समय के हिसाब से तो 2% है। वहीं फ्रांस, जर्मनी, कनाडा की बात करें तो 5 से 8% है एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वहीं इंडिया की बात करें तो 50%, लगभग 50%, थोड़ा बहुत कम है इससे, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, आधार फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उस कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ये आधार है या बेस है। कैसे? अब आप भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको कोई कपड़ा बनाना है, क्लॉथ बनाना है, तो क्लॉथ के लिए आपको कॉटन चाहिए, जूट चाहिए। तो ये जूट या कॉटन कहाँ से आएगी आपकी? ये रॉ मटेरियल ही तो है, और ये कहाँ से आएंगे? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आधार है। ठीक है, कॉटन हो गई, वुड हो गई, आपको फर्नीचर वगैरह बनाना है कोई, तो उसके लिए आपको लकड़ी चाहिए, वो भी कहाँ से आएगी? एग्रीकल्चर सेक्टर से। शुगर कैन की बात करें तो शुगर कैन से आप शुगर वगैरह कई सारे बिस्किट्स, जूस जिसमें आप शुगर का यूज करोगे। ठीक है, कई ऐसे आइटम्स होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में बनाए जाते हैं। तो वो आप कैसे बनाओगे? जब रॉ मटेरियल होगा, और ये रॉ मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से। ऐसे ऑयल सीड्स, कई प्रकार के ऑयल्स मिलते हैं आपको, हेयर ऑयल, बॉडी ऑयल। ठीक है, तो वो ऑयल सीड्स कहाँ मिलेंगे आपको? एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लिंकेज है, चाहे आगे पीछे हर तरह के से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का ये लिंकेज है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जैसे हैंडलूम वीविंग। ठीक है, तो इसमें भी आपको कॉटन जूट चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी? एग्रीकल्चर सेक्टर से। ऑयल एक्सट्रैक्टिंग, ठीक है, तो ये भी आपको ऑयल के लिए सीड चाहिए, तो वो ऑयल सीड्स भी आपको कहाँ मिलेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, राइस एक्सट्रैक्टिंग डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, तो राइस हो चाहे ऑयल हो, तो ऐसे छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि यदि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका अंडर डेवलप्ड है तो इंडस्ट्री कैन नॉट एक्सपेंड, कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों? जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं डेवलप करेगा अच्छे से, तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल कम पड़ेगा, तो फिर सप्लाई भी कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो आपका इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो कैसे ही एक्सपेंड कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं क्या है?
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आधार भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बात करें इम्पोर्टेंस की इसी के अंदर, तो इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेन ट्रेड में, तो देखो यहाँ लिखा है 15 लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इंडिया भी एक है। यदि हम 2021 का, ये शायद हम 2021 के डेटा की बात करें, आप चेक कर लेना गूगल पे जाके, ठीक है। तो 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं इसको एक्सपोर्ट करने में इंडिया आपका 9th नंबर पे आता है, 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, ठीक है। तो हल्के में मत लेना इंडिया को, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें कितना इसने कमाया 2021 में, एक्सपोर्ट करके कितना पैसा कमाया है, बनाया है, तो डॉलर में बात करें तो 11.8 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं, ठीक है। तो हल्के में मत लेना इसको। तो ये हो गया एक। यदि बात करें तो देखो वेस्ट बंगाल और बिहार से जूट हो गया, एक्सपोर्ट होता है। टी असम से, कर्नाटका से कॉफी, और केरला तो है ही मसालों का राजा, तो स्पाइसेस ज्यादातर केरला से। ऐसे और भी कई चीजें हैं, शुगर हो गया, व्हीट राइस भी अब होता है, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर का, ऐसे 9th नंबर पे नहीं है, ओके। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ट्रेड और सर्विस के लिए क्या महत्व है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो देखो ट्रेड है, अब आपको कोई रॉ मटेरियल लेके जाना है इंडस्ट्रियल सेक्टर तक, तो आपको ट्रेड की जरूरत पड़ेगी, और तो ये ट्रेड को मतलब ट्रक ले जाना पड़ेगा, सीधी सी बात समझो। तो वो ट्रक आया क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल जब चाहिए ही नहीं तो ट्रक आएगा क्यों? तो आपका ट्रेड कैसे ही बढ़ेगा, या सर्विस सेक्टर कैसे ही बढ़ेगा? तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर के लिए भी आपको रॉ मटेरियल या प्राइमरी सेक्टर पे मतलब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन है या डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हो गया, ऐसी बैंकिंग हो गया, किसान आप देखोगे तो इंटरेस्ट, ज्यादातर ये लोग लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद इंटरेस्ट को भी देते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट देते हैं उस पर कहीं ना कहीं बैंक भी फायदा उठाती है, तो बैंक भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से चल रही है। कोल्ड स्टोरेज हो गया या वेयर हाउस हो गए, तो आपने देखा होगा गांव में जो किसान भाई होते हैं, तो वो आपके आपके आलू वगैरह हो गए या कई कोई कैसी भी क्रॉप्स वगैरह हो गई, फसल वगैरह, तो वेयर हाउस में कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो इनको भी जो पैसा कहीं ना कहीं आ रहा है या ये ग्रो कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बहुत सिग्निफिकेंस है, और इनके लिए भी बहुत महत्व रखता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। कस्टोडियन ऑफ इंडियन कल्चर की बात करें, तो इंडियन जो कल्चर है, जो संस्कृति है भारत की, उसको भी कहीं ना कहीं बांध कर रखा है आपके एग्रीकल्चर ने, कृषि ने। अब आप कहोगे कैसे, तो आप देख लो, कई सिविलाइजेशन, कल्चर और कस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपको जोड़ के रखते हैं एग्रीकल्चर से। आप जैसे हिंदू धर्म में देख लो, तो आप दिवाली बनाते हैं, ठीक है। तो दिवाली बनाई जाती है जब इससे पहले राइस जो होता है, चावल होता है, खरीफ क्रॉप में नवंबर अक्टूबर में लगभग ये तैयार हो जाता है बनके, तो उसकी खुशी में कहा जाता है कि दिवाली बनाई जाती है, ठीक है। होली की बात कर लो। अच्छा, एक बात आपने भी देखा होगा, अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला जी की, तो 22 जनवरी को, तो आपने देखा होगा कई कई गांव में चावल बांटा गया है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, कि आप अपने मंदिर में रखिए और दीपक जला के। तो चावल ही क्यों? क्योंकि दिवाली से पहले चावल ही अ, पक जाता है, तो वो चावल से ही दिवाली कहीं ना कहीं सेलिब्रेट की जाती है। देने को तो और भी कई अ, अनाज दे सकते थे, चावल ही क्यों? तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी जुड़ा है हमारे कल्चर से, ठीक है। वही समझा रहे हैं। होली, तो होली की बात कर लो, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ठीक है, राधा कृष्ण के लिए बनाई जाती है। लेकिन इससे पहले बात करें तो आपका जो व्हीट तैयार हो जाता है रबी क्रॉप्स में, ठीक है, व्हीट पक जाता है एकदम, गेहूं, ठीक है, पक के तैयार हो जाता है, तो उसकी खुशी में बनाया जाता है। और वहीं होलिका दहन की बात कर लो, तो जो बचा हुआ होता है आपका हार्वेस्ट का, जो भी भूसा बोलते हैं या जो भी बचा हुआ होता है, गेहूं से निकाल के अलग कर देते हैं जिसको, तो उसको जलाया जाता था। तो वहीं से कहीं ना कहीं होलिका दहन भी आया, तो एक ये भी अपना एक पॉइंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिया का कल्चर है वो हमारे एग्रीकल्चर जोड़ के रखता है, कल्चर को बनाए रखता है, ठीक है। आप देख लो कोई भी त्योहार हो, किसी न किसी फसल के बाद ही बनाया जाता है, जब फसल तैयार हो जाती है। क्योंकि एग्री जो हमारा पिछला चला आ रहा सिविलाइजेशन है, उसमें कहीं ना कहीं किसान लोग ही ज्यादा, अधिकतर जो होता था एग्रीकल्चर सेक्टर था, तो लोग सेलिब्रेट करते थे कोई भी जो भी क्या कहते हैं फेस्टिवल हो, कब? जब वो तैयार हो जाए, उन्हें पैसा आता है, तो इसी खुशी में ये सब सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन को भी बांध कर रखा है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर ने। अब बात करते हैं गोल्स की, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है। तो देखो 3 मेन गोल्स बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले 4% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड रेजिंग इनकम, 4% ग्रोथ हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ठीक है, ये साथ में इनकम भी बढ़े लोगों की। अब इनकम कैसे बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं लैंड बढ़ाओ, लेबर को बढ़ाओ,
या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और भी कई चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट पे, एक लिमिट के साथ। ऐसे नहीं कि आप फर्टिलाइजर्स ही यूज़ किए जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ों का यूज़ करके मतलब बेसिकली 4% ग्रोथ करनी है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में एज अ इनकम लोगों की, ठीक है। शेयरिंग ग्रोथ, इक्विटी ऑफ फोकसिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। जो ग्रोथ है वो शेयर में मतलब इक्विटी के साथ बढ़नी चाहिए, सबको बराबर मिलनी चाहिए एक तरह से, ठीक है। जिसकी जरूरत है, तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको भी जमीन मिलनी चाहिए, ठीक है। वो भी आपकी खेती करना चाहें, ठीक है। जो रीजन्स लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे किसी वजह से रह रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ावा देना चाहिए। जो वुमेन हैं जो खेत में नहीं आती, तो उन वुमेन को बढ़ावा देना चाहिए, एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को, ठीक है। मेंटेनिंग, तीसरा जो गोल है हमारा वो है मेंटेनिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर बाय फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है। तो एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम ऐसी चीजों का यूज करें, ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करके जमीन को फर्टिलिटी कम कर दें, तो वो भी एक दिक्कत है। तो फर्टाइल भी रहनी चाहिए। तो ऐसा हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट लाना है कि वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब आगे की जो भी जनरेशन हैं, पीढ़ी है, वो विदाउट एनी कंप्रोमाइज अपना जीवन जिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारे 3 गोल्स थे, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। लास्ट टॉपिक, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि क्या दिक्कतें हैं इंडियन एग्रीकल्चर के साथ। तो देखो, इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें, भारतीय में कृषि की बात करें, कृषि बोलते हैं ना, हाँ। तो भारत में यदि कृषि की बात करें, तो जो शेयर है एग्रीकल्चर का और अलीड एक्टिविटीज का जीडीपी में, तो लगभग वो 18.4 है, जो मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर 18.4% है आपका शेयर जीडीपी में, प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। लेकिन वहीं यदि हम बात करें, 2/3 पॉपुलेशन कंटिन्यू डिपेंड ऑन इट, उस पर लगभग 2/3 पॉपुलेशन है जो अभी भी डिपेंड है इसी पे। लगभग 50% भी कह सकते हैं, 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आज भी डिपेंड है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है कि सिर्फ जीडीपी में इतना ही हिस्सा है, और जबकि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन में है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, लेकिन जीडीपी में सिर्फ इतना क्यों, 18.4% ही क्यों। तो ये एक इशू है, इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ग्रोइंग फिजिकल बर्डन। एक फिजिकल बर्डन क्या होता है, देखो आपने पहले ही पढ़ा होगा मैक्रो माइक्रो में, ठीक है। फिजिकल बर्डन क्या होता है, सिंपल भाषा में समझते हैं तो बेसिकली जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और जो खर्च हो जाता है, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू आया और जो खर्च हुआ, तो खर्च हुआ है वो ज्यादा है और जो आया है वो पैसा कम है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो निगेटिव में चला जाता है पैसा एक तरह से, मतलब खर्च ज्यादा किया है, आया कम है। वो डायलॉग भी बोलते हैं ना, आम क्या होता है, मुझे नहीं ध्यान आ रहा, वो पुरानी मूवी में लेते थे ना आम, पैसा पता नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ठीक है, जो एग्रीकल्चर में, सॉरी क्या कह रहा था, फिजिकल बर्डन। तो फिजिकल बर्डन बेसिकली रेवेन्यू या टैक्स जो कलेक्ट कर पा रहे हैं, पैसा जो कमा पा रहे हैं वो कम है, और खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा है। अब ये फिजिकल बर्डन एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से कैसे बढ़ रहा है, तो सब्सिडीज की वजह से। तो डायरेक्ट सब्सिडीज भी मिल रही हैं, कुछ इनडायरेक्ट सब्सिडीज भी किसान को दी जाती हैं। डायरेक्ट सब्सिडीज में जैसे सब्सिडीज में जैसे फूड ग्रेन्स पे सब्सिडी दी जाती है कि कोई 1 किलो पैकेट, जैसे बीज जो आता है जो किसान खेत में लगाते हैं, यूज करते हैं, तो जैसे 100 का आता है तो सब्सिडी 50 रुपए उस पर सब्सिडी दे दी, तो वो 50 का किसान को मिल जाता है। फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिल जाती है किसान को, ठीक है। ऐसे इनडायरेक्ट सब्सिडीज भी मिलती है पानी पे, ठीक है। तो पानी का इतना किराया नहीं लगता, या पावर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, तो वो इतना टैक्स नहीं लेते इलेक्ट्रिसिटी पे, या इतना पैसा नहीं लेते वापस, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट सब्सिडी और डायरेक्ट सब्सिडी है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का क्या करती है, फिजिकल बर्डन को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये एक इशू है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। अगला, लो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, यानी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो किसान का, वो बहुत कम है। पॉवर्टी भी ज्यादा है, लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, हेल्थ केयर का इतना वो ध्यान नहीं है, हेल्थ लोगों की खराब है इतनी, ठीक है। हाउसिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, ड्रिंकिंग वाटर इतना अच्छा नहीं, सैनिटेशन की दिक्कत है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब चीजें इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, लो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। साथ ही हम बात करें तो किसान भाई की जो सुसाइड की बात की जाए, तो सुसाइड बहुत इंक्रीज हो रही है एमोंगेस्ट एग्रीकल्चर। यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो लोग हर साल लगभग 154 फार्मर सुसाइड कर लेते हैं हर साल, वो सॉरी क्या बोल गया मैं, देखो लगभग 4% लोग सुसाइड करते हैं पर डे, 154 किसान पर डे, 154 किसान पर डे सुसाइड कर लेते हैं। दिक्कत यही, पैसा, बीमारी, फैमिली इशूज।
तो इसकी वजह से किसान लोग जो सुसाइड करते हैं, जो आत्महत्या कर लेते हैं, हर एक दिन में 154 किसान हत्या कर लेते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मेजर इशू है, समस्या है। तो ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है मेजर प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी कल आपको पढ़ाऊंगा इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न रूरल लाइफ, ठीक है, रूरल लाइफ, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, और फॉलो करें, क्या फॉलो करें, रहने तो कुछ मत करो, बाय।